दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के और सुदर्शन न्यूज के इस नए और विशेष कार्यक्रम जागो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप सबके समक्ष लाने का कारण ही यही है क्योंकि हम ज्यादातर मसलों पर, ज्यादातर चीजों पर चुप रहते हैं, सोए रहते हैं, बात नहीं करते हैं और इसीलिए समाज को जगाने के लिए अर्थात राष्ट्र को जगाने के लिए इस कार्यक्रम को हमने आपके सामने लाया है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम बंगाल की राजनीति से करते हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर सीएए और यूसीसी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। चुनावी मौसम में ममता दीदी ने अलविदा के नमाज के बाद अपने संबोधन में कहा कि हम किसी भी कीमत पर बंगाल में सीएए और यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपना खून ही क्यों ना बहाना पड़े। मुस्लिम वोटों की गोलबंदी में जुटी ममता बनर्जी ने कई बार एनआरसी, यूसीसी और सीएए पर हमला बोला है। अब चुनाव नजदीक है तो ममता ने इसे रोकने के लिए अपने खून बहाने तक की दावा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आए दिन अपने बयानों के लिए चर्चा में रहती है, चाहे वह बीएसएफ पर दिया गया उनका बयान हो जिसमें उन्होंने कहा था कि बीएसएफ ने बंगाल के बॉर्डर एरिया में आतंक फैला रखा है, या भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमले को लेकर दिया गया बयान, या फिर सर्वधर्म मार्च के दौरान बीजेपी का समर्थन करने वालों को काफिर कहने का बयान। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो काफिर हैं। आप में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा तो अल्लाह की कसम कोई भी आपको माफ नहीं करेगा। तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। इन सभी बयानों पर आज तक सियासी संग्राम छिड़ता रहा है। इसी बीच ममता बनर्जी ने फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रेड रोड में आयोजित ईद की नमाज में हिस्सा लिया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने देंगी। ईद की नमाज पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि यह खुशियों की ईद है, ये ताकत देने की ईद है। हम देश के लिए खून बहाने को तैयार है, लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान नागरिक संहिता स्वीकार्य नहीं है। मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूँ। खुद ही को कोर्ट बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাট, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে ভরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। ईद की नमाज को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वे यूसीसी, एनआरसी, सीएए लागू नहीं होने देंगी। पहली बार ममता बनर्जी ने यूसीसी पर टीएमसी की स्थिति साफ की है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनका ये स्टैंड बहुत अहम है, जो दर्शाता है कि वह बंगाल में मुस्लिम वोटों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे यूसीसी के खिलाफ खड़ा होना चाहती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस कानून की कमियां गिनाते हुए इसका विरोध किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सीएए, एनआरसी, यूसीसी को स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव के दौरान कुछ लोग दंगे कराने की कोशिश करेंगे, साजिश का शिकार न बने। अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो आज ईद थी और देश भर में कई जगहों पर सड़कों पर नमाज पढ़ी गई। ईद की नमाज पर तमाम जगहों से सड़क पर अलविदा के नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई है। प्रशासन ने कई बार साफ साफ कहा था कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी देश के अलग अलग हिस्सों से सड़क पर जमा होकर नमाज पढ़ी गई है। तो सवाल यह है कि लाखों मस्जिद होने के बावजूद सड़कों पर नमाज पढ़ने का यह चलन क्यों नहीं रुक रहा?
पूरी व्यवस्था को हाईजैक करने की यह सांप्रदायिक मनमानी को रोकने के लिए प्रशासन क्यों नाकाम साबित हो रहा है? क्या सड़कें जाम होने की वजह से आम लोगों को होने वाली परेशानी की जवाबदेही किसकी है? आप पहले यह रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, पूरे सिस्टम को मजहबी चुनौती नहीं है क्या? खचाखच भरी सड़कें, चारों तरफ नमाज पढ़ी जा रही है। प्रशासन ने मना किया था, सड़कों को घेर कर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नहीं माने लोग, नतीजा आपके सामने है। आपत्ति नमाज से, रमजान से किसी को नहीं। सवाल सड़कों को घेरने से है, प्रशासन की नाफरमानी से है, नमाज की आड़ में की गई मनमानी से है। इस सड़क से होकर गुजरने वाले लोग चिलचिलाती गर्मी में पसीने से डूबे यही सोच रहे हैं कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ने से अल्लाह की कोई खास नेमत मिलती है। और अगर सड़कों पर ही नमाज पढ़नी थी तो जगह जगह पर बनी ये आलीशान मस्जिदें किस काम के लिए बनाई गई हैं? ये मेरठ है। इस मेरठ में तकरीबन 233 मस्जिदें हैं। अगर सड़क पर पूरी व्यवस्था को रौंद कर लाइफ लाइन को रोक कर ही नमाज पढ़नी थी तो ये 233 मस्जिदें किस काम की? क्या ये सरकार, प्रशासन और सिस्टम को खुली चुनौती नहीं है? सड़कों पर नमाजियों की शक्ल में उमड़ा ये जनसैलाब क्या पीढ़ियों को यही सिखा रहा है कि चलो व्यवस्था को कुचलकर सड़कों पर नमाज पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मस्जिदें तामील करो? ऐसा नहीं है कि ये उन्माद, ये गुंडई और सड़कों पर कब्जे वाली तस्वीर सिर्फ मेरठ की ही है। अगली तस्वीर राजस्थान से है। ये वही राजस्थान है जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1572 मस्जिदें हैं, लेकिन वहां न जाने नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है। पूरी तसल्ली से सड़क पर कालीन बिछाकर नमाज पढ़ी जा रही है। हजारों की संख्या में अपनी ताकत का जोर दिखाकर पूरी की पूरी सड़क को हाईजैक कर लिया गया। प्रशासन ने रोका तो मजहबी एंगल जोड़ देंगे, पुलिस ने सख्ती बरती तो पूरी व्यवस्था हिलाकर रख देंगे। दिल्ली में इंद्रलोक के मनोज तोमर वाला प्रकरण दोहरा जाएगा। पुलिस वालों को घेर कर उन्हीं की मॉब लिंचिंग कर देंगे। कुल मिलाकर सीधा संदेश है, हम नमाज पढ़ेंगे, जहां जी करेगा पढ़ेंगे, सड़क पर, ट्रेन में, फ्लाईओवर पर, बस मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे। आगे चलिए एक और तस्वीर दिखाते हैं मजहबी मनमानेपन की। गुड़गांव की सड़क पर भी सुबह से ही नमाजियों से गुलजार होने लगी। सड़क पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था बनाई जा रही है। 1 किलोमीटर तक यही नजारा दिखा। सड़क जाम, आम लोग परेशान, प्रशासन मौन। माना कि मौसम चुनावी है, मजहबी पचड़ों में कोई पड़ना नहीं चाहता। मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में तुष्टीकरण की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन क्या मजहब के नाम पर सड़कों को घेरने का लाइसेंस मिल जाता है? तमाम देशों में सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज को बैन किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में यह व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है? मजहब की आड़ में यह गुंडागर्दी कब तक सहेगा भारत? मजहबी उन्माद के भय से सिस्टम कब तक आम लोगों की दुर्गति को बर्दाश्त करता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए देखते हैं अगला मुद्दा क्या है। अगला मुद्दा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपने कमिटमेंट को दोहराया है। योगी ने साफ कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई समझौता नहीं करने वाले। आज प्रदेश में यह हालात है कि अपराधियों को मिट्टी तक नसीब नहीं हो रही। कुछ लोग योगी के इस बयान को मुख्तार की मौत से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के मजबूत कानून व्यवस्था को बीजेपी अपने उपलब्धियों के तौर पर चुनावी रैलियों में प्रोजेक्ट भी कर रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में रैली जोरों शोरों से चल रही है। इसी कड़ी में मेरठ के सरधना में चुनावी सभा के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों को स्पष्ट मैसेज दिया। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने वालों को कहा, अगर निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। सीएम ने कहा कि बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधियों की किस कदर दुर्गति हो रही है। आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है। आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में अपराध के गठजोड़ का फायदा राजनीतिक दल लंबे समय से उठाते आ रहे हैं, तो वहीं जीतने के बाद अपराधी भी फायदा उठाते रहे हैं। अपना आपराधिक और आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने के लिए इसका पूरा लाभ भी उठाते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में यूपी के कई माफियाओं का सफाया हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के 2017 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद माफिया के विरुद्ध एक सुनियोजित अभियान चलाया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए काम करना है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने दिख रहे हैं। कुख्यात माफिया ठिकाने लगाए जा चुके हैं। उनका आर्थिक साम्राज्य ढह गया है और वो खुद या तो जेल में है या फिर मारे गए। कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं एक साल पहले ही माफिया अतीक अहमद की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अपराधियों को संरक्षण मिलने की बात कही। सीएम ने कहा, जब माफिया सड़क पर निकलते थे तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे, एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिए गए सीएम के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। और अब अगला मुद्दा है झारखंड की राजधानी रांची का। जी हां, वहां पर एक बड़ा लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। झारखंड की राजधानी रांची से ईद के बहाने सरकार की जमीन पर कब्जा करने की बात सामने आई है। झारखंड की राजधानी रांची के हटिया कचनार से लैंड जिहाद का मामला सामने आया है, जहां जिहादियों के हौसले बुलंद है। जिहादियों के खुलेआम टोली हसगे मैदान पर अवैध कब्जा कर दिया था। इस मैदान पर कभी भारतीय सेना का MES कार्यालय हुआ करता था, लेकिन जिहादियों ने यहां 2 से 4 दिन में 5 फीट ऊंची दीवार बना दी। भारतीय सेना की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर सेना ने आवेदन किया था और इस आवेदन के आधार पर जगन्नाथपुर थाना में सरकारी जमीन पर बाउंड्री करा रहे 13 जिहादियों को गिरफ्तार कर दिया। सरकारी जमीन पर कब्जा करना, कब्जा करके जमीन पर अपना दावा करना, दरगाह मस्जिद का अवैध निर्माण करना जिहादियों के लिए आम बात हो गई है। ऐसा ही मामला झारखंड की राजधानी रांची के हटिया कचनार से सामने आया है।
जहां हटिया रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित टोली हैसाग मैदान को जिहादियों ने अपना ईदगाह का मैदान बना दिया। इस मैदान पर कभी भारतीय सेना का MES कार्यालय हुआ करता था, लेकिन आज ये सरकार की करोड़ों की जमीन पर जिहादी अपना दावा कर रहे हैं। जिहादी ने खुद बताया है कि लगभग आधे एकड़ की जमीन पर सिर्फ 2 दिनों में 4 से 5 फीट ऊंची दीवार बना दी गई है। सिर्फ 2 दिन में ही 4 से 5 फीट ऊंची दीवार बना देना दर्शाता है कि जिहादियों ने सरकारी जमीन पर जल्द ही कब्जा करने के लिए दिन रात काम जारी रखा था। इतना ही नहीं, एक जिहादी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सिर्फ सरकारी मैदान में अवैध कब्जा करना ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला ही अवैध रूप से भारतीय सेना की जमीन में बसा है। वहीं झारखंड में रांची के कांग्रेस के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय ने भी जिहादियों के पक्ष में बोलते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने लोगों को अवैध कब्जे को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन को कठोर के साथ हृदयवान भी होना चाहिए। ईद में लोगों को हिरासत के लिए जाना ठीक नहीं था। पुलिस प्रशासन ने ईद का बहाना बना के जिहादियों पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन भारतीय सेना की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर सेना ने आवेदन किया और उस आवेदन के आधार पर जगन्नाथपुर थाना ने सरकारी जमीन पर बाउंड्री करा रहे 13 जिहादियों को गिरफ्तार किया। वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का पराकाष्ठा पार करने वाली ठगबंधन की सरकार आज सेना की जमीन को अपने वोट बैंक के लिए घिरवा रही है। हमने देखा है दलितों की जमीन को किस तरह से मुरु मातुम में है, वो चाहे हमारा सिरोडी में है, उन लोगों ने लुटवाने का काम किया है। आने वाले समय में हमारे आदिवासी भाइयों का लैंड जिहाद के नाम पर जमीन लुटा ही जा रहा है और ये सरकार जो है आंख मूंद करके बैठी हुई है सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण। यह घातक है और इसके विचार समाज को करना चाहिए। वह इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है वहां जिहादियों का मनोबल ज्यादा होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा कर रहे जिहादियों पर सख्त एक्शन कब लिया जाएगा? क्या भारतीय सेना की जमीन पर बसा अवैध जिहादियों के मोहल्ले पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं? इस सवाल पर क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अगला मुद्दा आ रहा है महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर से। जी हां, नागपुर फेमस तो संतरे के लिए है, लेकिन आज बात कुछ और है। तो देखते हैं क्या है वो मुद्दा। खबर महाराष्ट्र के नागपुर शहर से है, जिससे कटोल तहसील से एक बड़ा ही जघन्य अपराध सामने आया है, जहां अवैध जिहादी ईरानियों के एक पूरे हिंदू परिवार को अपने निशाने पर बनाया है। जहां जिहादियों ने हिंदू दुकान में भारी तोड़फोड़ की, दुकान के सामानों को अस्त व्यस्त किया, और जब हिंदू परिवार उन जिहादियों को रोकने गया तो जिहादियों ने उस परिवार के एक एक सदस्य को मारपीट की। इस दौरान हैवान जिहादियों ने बुजुर्ग और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। जहां उन जिहादियों ने उस हिंदू परिवार के युवकों के साथ साथ कमजोर बुजुर्गों और महिलाओं के साथ भी मारपीट की। लोगों को चोट के निशान साफ साफ बयां कर रहे हैं कि उन पर किस तरह की ज्यादती की गई है। अब लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको इस पीड़ित हिंदू परिवार के दर्द से भी अवगत कराएंगे और आक्रमणकारी जिहादियों ईरानियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में एक और इलेक्शन है तो वही दूसरी ओर कोई भी सीजन रहा, लेकिन जिहादी अपने करतूत से बाज नहीं आते। फिर एक बार महाराष्ट्र के काटोल शहर में ईरानी जो मुसलमान हैं उनके द्वारा दहशत यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक ही घर के 2 अलग अलग दुकानों में
घुसकर तोड़फोड़ करने का काम जो है वो यहाँ के ईरानी मुसलमानों ने किया है। और ये एक ही जगह किया ऐसा नहीं, ये लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी करतूतें जो है वो करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस शहर के इस मेन रोड पर चलने वाले एक ही घर के दो अलग अलग दुकानों में उन्होंने एक ही दिन हमला किया है। इस दुकान का नाम, भैया क्या नाम है इस दुकान का? अभी फटाका सेंटर। अभी फटाका सेंटर इस दुकान का नाम है। और ये फटाका सेंटर आप कितने साल से चला रहे हैं? 15 साल से चला रहा है। 15 साल से। और आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? नहीं, फैमिली रहती है पूरी, और भाई भी रहता है। बिल्कुल, हाँ। फैमिली रहती है इनकी और इनके भाई भी इनके साथ रहते हैं, यानी एक जॉइंट फैमिली में रहने वाले जो एक ही फैमिली के जो अलग अलग दो दुकान है, उन दोनों दुकान पर एक ही दिन हमला करने की ये षड्यंत्र है। क्या हुआ था उस दिन, क्या बताएंगे? आप बड़े भाई हैं। मैं दुकान में बैठा हुआ था और मेरा बेटा सामने दूध बेच रहा था। उतने में कहीं जाने के लिए निकला, गाड़ी निकाली उसने, आए उधर से 3 ईरानी बाइक में और उसको टक्कर मार दिया और गिरा दिया। ये दो भाइयों की फैमिली है, एक साथ रहती है। इन दोनों का अलग अलग शॉप है। इनके तीसरे भाई भी है, लेकिन ये यहाँ नहीं रहते, नागपुर शहर में रहते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली है, हम इस समय कह सकते हैं। जॉइंट फैमिली होते हुए भी जिहादियों की हिम्मत देखिए कि वो एक ही दिन एक ही फैमिली के दो अलग अलग दुकानों पर हमला की। ये जो ईरानी जिहादी यहाँ पर बसे हैं, वो कौन से साल से बसे हैं, कितने साल इनको बस यहाँ बसकर हो गए, या फिर इनकी क्या करतूतें इसके पहले रही है, या फिर ये करते क्या है? एक्चुअली ये जो ईरानी मुस्लिम हैं, ये मैं यहाँ पे साल 1979 में पढ़ने के लिए आया था। तब भी वो यहाँ रहते थे और इनका जो काम था ये खाली 2 नंबर के जो काम होते हैं, जितने भी अनैतिक काम हैं, जो भी कानून के विरुद्ध वाले काम हैं, ये करते हैं। जैसे जुआ, गांजा, चरस बेचना, सट्टा का चलाना और चैन स्नेचिंग, गाड़ी के लोगो चोरी करना। और ये एविडेंस मिला है और इनको पकड़े हैं। ये आप पुलिस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि ये इनके पास में से बहुत सारे जो लोगोस पहले चुराते थे गाड़ी के, वो ये करते थे। अच्छा, इसके पहले इस शहर में हम कह सकते हैं कि और किसी फैमिली को तकलीफ हुई है? 88-79 की बात है। कुछ उन्होंने ऐसी किसी पे अटैक, चाकू से अटैक करके, अच्छे मराठा लांसर के कुछ मेंबर थे, उनको अटैक किया था। फिर उस समय पूरा काटोल बंद हुआ था और पूरे काटोल एक आंदोलन छेड़े थे। वो आंदोलन को रखा था ईरानी हटाओ काटोल बचाओ। और इसके बाद भी महाराष्ट्र के नागपुर शहर के इन हिंदुओं का दर्द आपको मुस्लिम प्रेमी मीडिया नहीं दिखाएगा। काटोल तहसील के इन हिंदू परिवार के दर्द की कहानी आपको वामपंथी लॉबी नहीं बताएगी, क्योंकि यहाँ पीड़ित हिंदू हैं और आक्रमणकारी जिहादी मुसलमान। वो जिहादी ईरानी मुसलमान जो आज से 40 साल पहले काटोल तहसील में एक साधारण शरणार्थी बनकर आए थे। उस समय उनकी संख्या महज 40 के करीब थी, लेकिन देखते देखते काटोल तहसील में ईरानी जिहादियों की संख्या बढ़ने लगी और आज पूरे काटोल में 200 से ज्यादा जिहादी हो चुके हैं। एक समय पर इस क्षेत्र में रहने के लिए हिंदुओं से अनुमति मांगने वाले ईरानी जिहादी आज संख्या बढ़ जाने के कारण पूरे इलाके में दादागिरी और मारपीट करते हैं, जहां से वो सबसे ज्यादा क्षेत्र के हिंदुओं को अपना शिकार बनाते हैं। ताजा मामला इसी काटोल तहसील का है, जहां जिहादी ईरानियों ने एक पूरे हिंदू परिवार को अपना निशाना बनाया, जिसके तहत जिहादियों ने हिंदू दुकान में तोड़फोड़ की। दुकान के सामानों को अस्त व्यस्त कर जब हिंदू परिवार उन जिहादियों को रोकने आया तो जिहादियों ने उस परिवार के एक एक सदस्य के साथ मारपीट की। उस दौरान उन हैवान जिहादियों ने
बुजुर्गों और महिलाओं का भी शर्म नहीं किया। जिहादियों ने उस हिंदू परिवार के युवकों के साथ कमजोर बुजुर्गों और महिलाओं के साथ भी मारपीट की। जब ये घटना हुई आप वहाँ पर थे? थे ना मैडम। क्या देखा आपने? वो एक राड लेके आए थे, वेट लिफ्टिंग की राड थी वो। अच्छा, कहाँ से आए? वो एक गली से आए थे, 3 का सेट के पास से। वो आए इधर साइड से और आके बाबा जी के अंदर में दुकान में घुसे और बाबा जी को निकाल के मारे, उनका काउंटर फेंक दिए। फेंकने के बाद और राड से बाबा जी को मारे उनने। किसे मतलब चोट किसे आई है? राड से मारा उसको। राड से मारा। मला मुझे ढकल दिया। अच्छा, आपको ढकेल दिया और आपको रॉड से मारा? हाँ। कहाँ मारा? चोट दिखाई? अच्छा बाप रे, इसे देखो जमकर चोट है, जिसमें मतलब ये फुल तरीके से आप देख सकते कि कैसे गंभीर चोट है। काउंटर फेंक दिया था मिठाई का और सब फोड़ फाड़ कर दिया था और पूरा डकैती कर दी थी, जैसे पूरा लूट के सब लेके चले गए थे। सगड़ा का सब कुछ लूट के लेके गए और सब मैंने जैसे पूरा बाहर फेंक दिए थे मैडम सब। अच्छा, मैंने जैसे उसको क्या बोल सकते, एकदम राक्षस अवतार जैसे आए थे। और उनके साथ में लेडीज थी और लेडीजों ने वो फ्रिज फोड़ डाली। दूध की जो कैन थी वो दूध की सब कैन फेंकी हुई थी, सामान सब बिखरा हुआ था यहाँ का और दूध सब बिखरा हुआ था ज़मीन पर। तो मैं जैसे ही अंदर आया और मैं पूछा क्या हुआ, अंदर आते ही उन लोग पीछे से मेरे पीछे आ गए 5-7 लोग और उन्होंने लोहे की रॉड से सब्बल से हम लोग को मारना चालू कर दिया। ईरानियों ने हमको मारे, मुझे मारा, मेरे भाई को पहले ही मारा था, पिताजी को भी पहले ही मारा था। फिर जब ये देखिए मुझे इधर मारा है रॉड से, ये है यहाँ पे पूरा घाव है। सिटी स्कैन कराया है मैंने, डॉक्टर ने रेफ़र किया था, एक्सरे सिटी स्कैन कराया है। सर पे भी मारे, पीछे अंदरूनी मारे, स्वेलिंग है बहुत। तो मेरे को छुड़ाने के लिए मेरे पिताजी और मेरे भाई है जो आ रहा था बीच में, वो उन लोग को मार रहे थे। मेरे भाई को मार रहे थे, मेरे पिताजी को मार रहे थे, मेरे भाई को मार रहे थे, कुणाल को, सबको मार रहे थे हमको। इवन हमारी माताजी और हमारी बड़ी माताजी भी आई, उनको भी मारने लगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही इस पीड़ित हिंदू परिवार के घाव साफ साफ उस जिहादी हमले की गवाही दे रहे हैं। लेकिन काटोल तहसील में इन अवैध ईरानी जिहादियों के हमले आम हैं, जिसके खिलाफ आज से 20 साल पहले तहसील निवासियों ने एक मुहिम भी चलाई थी, जिसमें ईरानी भगाओ काटोल बचाओ का नारा भी लगाया गया था। लेकिन शरद पवार और कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ने ईरानी जिहादियों को यहाँ पर स्थायी कर दिया, जिसकी कीमत यहाँ का आम हिंदू चुका रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात तो ये है कि इस खबर पर मुस्लिम प्रेमी मीडिया और वामपंथी गैंग चुप है, जिसे हिंदू के दर्द और जिहादी हमलावर नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। जागते रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। धन्यवाद।